इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना, उर्वरक यानी खाद से संबंधित बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना है क्या और इसका किस तरह से जो है किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके हैं। इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे चर्चा खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सबसे पहले आओ करें शुरुआत इस चर्चा से प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना। तो भाइयों, जहां तक प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना का सवाल है, यह योजना जो है भारत के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के नाम से एक योजना की शुरुआत करी थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, जो किसानों से संबंधित या हमारे ग्रामीण इलाकों से संबंधित जो योजनाएं हैं उनसे लेकर। और इसके साथ साथ उर्वरक के लिए जो देखा जाए है कि हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कि उर्वरक हिंदी शब्द है, और हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से ये देखा गया उर्वरक यानी खाद्यों का भारत में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय स्थान पर एक तरह से न्यू कह लो कि कब्जा सा हो गया था। और उत्पादकता बढ़ाने की प्रक्रिया में भारत में किसान उर्वरकों के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में उलझ गए, और इसके परिणाम स्वरूप जो न्यू देखा है, मिट्टी की जो लवणता है उसमें भी वृद्धि होगी, काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ी, और भूमिगत जल का प्रदूषण और मिट्टी का क्षरण हुआ। और इस विशेष स्थिति ने उर्वरकों के जो इस्तेमाल पर जो है उसमें यो देखा गया कि किस तरह से कितने उर्वरक और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करे जा सके हैं। वैज्ञानिकों की सिफारिशों से जो है उनको इस्तेमाल करने की मांग भी बढ़ी, और उसके साथ साथ जो है किसान भाइयों ने भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया और पैदावार को बढ़ाने में इसका अहम योगदान भी रहा। पर उसके साथ साथ जब ये करते गए तो उसमें ये भी देखा गया कि कोई उर्वरक किसी नाम से आ रहा, कोई उर्वरक किसी नाम से आ रहा, तो इनको सबको जो है एक तरह से एक ही नाम से लाने के लिए एक अच्छी योजना की शुरुआत हुई, जो जानी जावे है कि प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना के रूप से। और इसमें जो देखें कि इसका मुख्य उद्देश्य ये भी देख लें कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसको जाना गया है, जिसमें कि अलग अलग तरह के उर्वरकों को देश भर में जो है एक ही नाम से उपलब्ध करवाया जा सके। और इस योजना के तहत 600 प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र जो हैं वे शुरू करे गए, और ये केंद्र जो हैं न केवल उर्वरक बिक्री के लिए अहम रहे, बल्कि ये जो हैं इनमें जो इनकी कीमतें हैं वो भी जो है निर्धारित करी गई कि कहाँ कहाँ पे किस रूप में ये लिए जा सके हैं। और इस योजना ने देश भर में जो है बहुत ज़्यादा उर्वरक दुकानों को जो है प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र के रूप में शुरू कराया गया, और ये केंद्र सहायक सेवाएं जिस तरह के मिट्टी की जांच, मिट्टी परीक्षण की जानकारी कैसे कहाँ होगी ये भी देंगे। और इस योजना से जो है उत्पाद के मानकों और गुणवत्ता को देखते हुए जो है ये भ्रम भी दूर हो जाएगा कि किस तरह से देश भर में सभी यूरिया का नाम, गुणवत्ता और लोगो एक जैसा होगा। और इसके साथ साथ यह योजना जो है देश में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने में भी मदद करेगी।
और इसी तरह से जो ONOF के तहत जो है कंपनियों को अपने बैग के 1/3 हिस्से पर अपना लोगो, ट्रेडमार्क और उत्पाद के बारे में जानकारी दिखाने की अनुमति होगी और बैग के बाकी हिस्सों पर भारत ब्रांड और भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो भी उस पर दिखाया जाएगा। और इस परियोजना के अधिकार क्षेत्र में भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की कंपनियां जो है शामिल होंगी और यह योजना सुनिश्चित करेगी कि उर्वरकों का ब्रांड पूरे देश में एक समान रहे और इस तरह से यह ब्रांड जो है लोगों की बहुलता को कम करेगा। और महत्वपूर्ण उर्वरक जिस तरह के यूरिया, DAP वगैरह को भारतीय यूरिया, भारतीय DAP और भारत MOP वगैरह के रूप में भी यह नाम से बेचा जा सकेगा। और इसके साथ साथ क्योंकि कंपनी अपने उत्पादों के विपणन से जो है हतोत्साहित हो जाए कई बार, तो उसने इस क्षेत्र में भाग लेने से हतोत्साहित करेगा और उनकी भूमिका केवल सरकार के अनुबंधित जो आयातकों तक जो है वो सीमित हो जाएगी और उत्पादों के विपणन के संबंध में स्वतंत्रता की कमी कंपनी को इस क्षेत्र में शामिल होने से रोकेगी और इस प्रकार ये देश में प्रतिस्पर्धा की भावना को कम करेगा। और इसके तहत जो देखा जाएगा, इस व्यवस्था के तहत देख लें, यदि उर्वरक आवश्यक मानक को पूरा नहीं करता तो किसी भी कमी को या विसंगति के लिए निर्माण कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पर बदले हुए परिदृश्य में जो देखें उनकी जवाबदेही भी जो है होगी, यह थोड़ा कम हो सके है। तो इसमें ये देखा जाए कि किसानों के बीच जागरूकता पैदा होने और उनको अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने वाली सेवाएं प्रदान करने की जो संभावनाएं हैं वो इस योजना के अंतर्गत बहुत ज़्यादा होंगी और किसान भाई जो हैं इससे जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकेंगे। और उसमें ये भी देखा जाए कि जैसा ये रहता कि भाई कहाँ पे किस रूप में क्या मिलेगा, ये सब जो है संशय उनके दूर हो जाए, क्योंकि भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो है एक देश एक उर्वरक, जैसा हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उसके अंतर्गत शामिल है। और इसमें जो है ये देखा जाए कि देश में खाद उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतें, कालाबाजारी वगैरह या धांधली के कारण कई बार हो जाए है, कई बार जमाखोर गड़बड़ कर जाए, तो उसके कारण किसानों को खेती के करने के दौरान जो है कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, वो भी समस्याएं जो है किसान भाइयों को किसी भी प्रकार से नहीं आनेगी। और इसके तहत जो है कीमत पे भी और गुणवत्तापूर्ण फसल, पोषक तत्व देना, ये इन चीज़ों की तरफ भी जो है ध्यान रहेगा। और खेती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो है किसानों को नैनो यूरिया से भी परिचित कराया जाएगा और केवल 1 नैनो यूरिया की बोतल से 1 बोरी यूरिया की जगह ले सके है। और यह योजना उर्वरक ब्रांड के जो आंदोलन को क्रॉस करते हैं, जिस तरह एक दूसरे के जिसमें प्रतिस्पर्धा आ जाए, उस आंदोलन को रोकने के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी। और उसके लिए उच्च माल ढुलाई सब्सिडी को कम करने के लिए जो है ये कई बार न्यू देखा जाए कि शुरू करी गई है। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसने DAP कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, NPK और सभी जो देखे गए हैं सब्सिडी वाले मिट्टी के पोषक तत्वों का विपणन जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उद्यमी परियोजना के तहत जो है एकल ब्रांड भारत के तहत जो है कराया जाएगा। तो इससे जो है हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और किसान भाई इससे जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके हैं। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना पे, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने ये लोकगीत। जय जय कपिल मुनि महाराज, राखियो शरण पड़े की लाज। जय जय कपिल मुनि महाराज, राखियो शरण पड़े की लाज। जय जय कपिल मुनि महाराज, राखियो शरण पड़े की, राखियो शरण पड़े की लाज, राखियो शरण पड़े की लाज। जय जय कपिल मुनि महाराज।
माता करदम पिता देहूति माता सांख्य शास्त्र के तुम हो ज्ञाता सांख्य शास्त्र के सब सिद्धों के सरताज राखियो शरण पड़ेगी लाज सिद्धों के सरताज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय जय कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़ेगी राखियो शरण पड़ेगी लाज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय जय कपिल मुनि महाराज तुम हो रक्षक पिता हमारे तुम हो रक्षक पिता हमारे हम अज्ञानी दास तुम्हारे हम अज्ञानी दास तुम्हारे बुद्धि ज्ञान देओ हमें आज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़ेगी राखियो शरण पड़ेगी लाज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय जय कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़ेगी ना कुछ साधन ना कुछ भक्ति ना कुछ साधन ना कुछ भक्ति ना कुछ दान पुण्य की शक्ति ना कुछ दान पुण्य की शक्ति हम पर दया करो महाराज राखियो शरण पड़ेगी लाज हम पर दया करो महाराज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय जय कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय जय कपिल मुनि महाराज राखियो जो कोई आया भगत सवाली जो कोई आया भगत सवाली तेरे दर से गया न खाली तेरे दर से गया न खाली पल में अड़े संवारे काज राखियो शरण पड़ेगी लाज पल में अड़े संवारे काज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय जय कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय जय कपिल मुनि मन में छाया घोर अंधेरा मन में छाया घोर केवल एक आसरा तेरा केवल एक आसरा तेरा संकट हरो गरीब नवाज राखियो शरण पड़ेगी लाज महाराज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय जय कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़ेगी जय जय कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़ेगी लाज जय जय कपिल मुनि महाराज। ये तो सुना लोकगीत। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेल्सियस। और कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आज हवा की गति रही 13.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं
चलिए, जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो भाइयों कल चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के ऊपर, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बायोगैस प्लांट का महत्व व उपयोग में सावधानियां। और इसके साथ साथ भाइयों अब करेंगे चर्चा प्राकृतिक खेती के तहत तरल जैविक खाद जीवा अमृत पे। तो जहाँ तक प्राकृतिक खेती का सवाल है कि जैसा हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल, इसमें कोई संदेह नहीं कि भी पैदावार बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग रहा, इनका योगदान रहा और किसान भाइयों ने भी भरपूर इनका इस्तेमाल कराया। पर उसका ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण जो है जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है, कुदरती उर्वरक शक्ति थी, उसके ऊपर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने में आया। लवणता बढ़ती चली गई, जो कुदरती पैदावार थी घटती चली गई, और इस तरह से फिर जो है इनका निरंतर एक होड़ सी लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रासायनिक खाद हैं उनका इस्तेमाल कराया जाए। तो उसके विकल्प के तौर पर पुराने तौर तरीकों की तरफ लौटना पड़ा और उसी में एक रूप आ जाए कि जो जैविक खाद को इस्तेमाल कराया जाए किस तरह से ज़्यादा, और ये भी एक तरल अवस्था में बनाया जाए को जिसको हम कहते हैं कि जीवामृत। तो जीवामृत एक प्रकार के जीवाणु खाद हैं जिसके इस्तेमाल से मिट्टी में सहायक और मित्र जीवाणुओं की जो है वो वृद्धि होगी, और इस खाद में उपस्थित मित्र जीवाणुओं ने मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में और फास्फोरस पोटाश के उपलब्ध होने में भी मदद करें। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म तत्व भी पाया जाए। तो अब बात आया है कि वो बने किस तरह। जहाँ तक इसको बनाने के लिए जरूरी सामान का सवाल है तो इसके लिए चाहिए 20 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, यानी कि खेत की एक उपजाऊ मिट्टी जो है वह उसमें जरूर डालें। ये बात है कि इसको बनावे किस तरह, तो जरूरी सामान है। तो इसको बनाने के लिए एक बर्तन में 20 लीटर पानी लेना है, 1 किलो देसी गाय का गोबर और 1 जो लीटर जो है गौमूत्र जो है उसमें मिला दें, और गुड़, बेसन और 1 मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी थी जो 1 मुट्ठी, उसको भी जो है इस गौमूत्र के घोल में मिलाना है। इस घोल को अच्छे से मिला के 48 से 72 घंटे के लिए जो है छाया में रख दें। इसमें अपनी प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। दिन में 2 बार सुबह और शाम को जो है इस घोल को 12-12 चक्कर दे के जो है लकड़ी के डंडे से इसने घुमाना है, हिलाना है, और 48 से 75 घंटे के अंदर जो है आप देखेंगे कि ये जो जीवामृत है, जो तरल प्राकृतिक खाद है, ये आपका तैयार हो जाएगा। आमतौर पर देखा जाए कि देसी गाय का मूत्र और गोबर के इस्तेमाल का ज़्यादातर सुझाव दिया जा है, और देसी गाय का मूत्र गोबर के साथ 50% तक भैंस या बैल के मूत्र का भी इस्तेमाल कर सके हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए इन सब पदार्थों को अच्छी तरह से मिलाकर बोरी से ढक कर छाया में रख सके हैं, और मिश्रण को 2-3 बार लकड़ी से चलाना फ़ायदेमंद रहेगा। और इसी तरह से जो देखेंगे कि 2 से 3 दिनों में मौसम के अनुसार जो है यह अवधि घट भी सके, बढ़ भी सके है, और ये उसमें बन जाए, और जब बुलबुले उठने कम हो जाए तो समझ लो कि जीवामृत बन गया। और इस अनुपात को आप बदल भी सके हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सके हैं जितना आपने इस्तेमाल करना है। आमतौर पर देखा जाए कि प्रति किले की फसल के लिए 200 लीटर जीवामृत की जरूरत पड़े है, और दूसरा 15 दिन के अंतराल पे जो है इसको इस्तेमाल भी कराया जा सके है। और फसल के बढ़वार के दौरान, फूल और फल लगने के दौरान 250 ग्राम प्रति पौधा जो है उसमें भी इस्तेमाल कर सके हैं। जीवामृत को किसी भी फसल में सिंचाई के साथ या सीधा खड़ी फसल में भी दिया जा सके है। और जहाँ तक छिड़काव यानी स्प्रे की बात आ रहा है तो जीवामृत को जो है एक बारीक मार्किन के कपड़े से छान के 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के किसी भी फसल में इसका छिड़काव कर सके हैं। यो जीवाणुनाशक और वृद्धि हार्मोन के रूप में भी काम करेगा। किसी भी फसल में 2 से 3 स्प्रे तक करे जा सके हैं, और 15 दिन का अंतर जो है इसमें रख सके हैं। और यह जो सामग्री 1 किले में सिंचाई के पानी के साथ भी लगा सके हैं। पानी के खड़ के ऊपर ड्रम को रख के धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए, और शुरू के महीने में ये प्रयोग जो है 1 या 2 बार करें, और बाद में ये प्रयोग कम हो जाएगा।
और जो पानी नहीं देना हो तो जीवामृत को जो है मिट्टी पे भी छिड़किया जा सके है, और थोड़ा बहुत पत्तों पे भी पड़ जाएगा तो इसका कोई नुकसान फसल पे नहीं दिखनेगा। पत्तों पे भी जो है छिड़काव किया जा सके है, पर उसके लिए अनुपात अलग है। और छिड़काव के लिए शुरू में जब फसल छोटी हो तो 5 लीटर जीवामृत 100 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल कर सके हैं, और फिर धीरे धीरे पानी और जीवामृत की मात्रा को बढ़ाकर 200 लीटर और 10% तक जो है कर सके हैं। और जहाँ तक इसका फायदे की बात है तो गोबर में जीवाणु हैं और कई पदार्थ जो है उन जीवाणुओं का भोजन बनाते हैं, तो ये मिश्रण मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ावा है जो मुख्य उद्देश्य इसका है। और जमीन ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया जो कृषि अवशेष है, बायोमास है, उन जीवों का भोजन बनेगा, जिससे कृषि अवशेष में मौजूद तत्व फसल के इस्तेमाल लायक बन जाएंगे और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी जो है, ताकत जो है वह भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो आप इसने इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकेंगे। या तो बात करी हमने प्राकृतिक खेती के तहत तरल जैविक खाद जीवामृत की, और अब एक और जानकारी दे दें गोवर्धन योजना की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में गोवर्धन योजना की शुरुआत करी गई। इसका उद्देश्य गांवों को स्वच्छ बनाया जाना है और ग्रामीण लोगों की आय को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ गांवों में जो लोग पशु पालते हैं उनके गोबर से खाद बनाई जा सके, गोबर गैस प्लांट स्थापित हो सके। इसको एक जन आंदोलन का रूप देकर लोगों को जागृत भी किया जा सके, ताकि लोग अपने खेतों में देसी खाद का प्रयोग अधिक से अधिक कर सकें। इसके साथ ही देसी खाद का प्रयोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में भी किया जा सके है। गांवों में ठोस और उसकी तरह के अवशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए यह एक कारगर उपाय है। आप इस योजना के जरिए ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा सके है, जो इसकी खासियत है। या तो वो हमने चर्चा करी गोवर्धन योजना पे, और अब बात करेंगे मिशन लाइफ में, यानी कि इसमें माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सके हैं। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस ऐप को जारी किया है, जिससे जुड़ कर भाई ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके हैं। और भाइयों अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत ज्वार की काश्त पे। ज्वार यानी कि गर्मी में या फिर न्यू कह लें कि खरीफ के मौसम का जो है एक बहुत ही अहम चारा माना जा है, और खरीफ चारे की 60 से 70% मांग को जो है ये पूरा करे है। इसके अलावा यानी कि पशुओं के चारे के अलावा ज्वार को इथेनॉल बनाने, सूखे चारे, खाद्यान्न के रूप में भी इस्तेमाल कर सके हैं। ज्वार का पौधा कठोर होने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों जिस तरह के ज़्यादा तापमान, सूखे को सहन करने की ताकत रखे है, इसलिए इसने कम पानी या सूखे इलाकों में भी हरे चारे के लिए लगाते हैं। हरा और मीठा चारा तेजी से बढ़ने की क्षमता और ज़्यादा चारा की पैदावार का जो गुण है ज्वार को बहुत ही एक बढ़िया आदर्श पौष्टिक चारा बना दे है, और पशुओं को खिला के जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लिया जा सके है किसान भाइयों के द्वारा। और ज्वार के हरे चारे में पौष्टिकता की नज़र से जो देखें, प्रोटीन 6 से 11%, शर्करा 8 से 17%, कैल्शियम 20 से 35%, फाइबर 30 से 32% और लिग्निन 6 से 7% तक जो इसमें पाए जाएं। और दूसरे चारों की अपेक्षा इसकी पाचन क्रिया और इसका स्वाद और पशु स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो है बहुत ज़्यादा फायदा इसका देखा गया है। तो हरियाणा में भी और हमारे इलाकों में भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा काश्त करी जा है, और किसान भाई इसके काश्त करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके हैं और अपने पशुओं को हरा चारा भरपूर जो मात्रा में जो है उपलब्ध करवा सके हैं। तो जहाँ तक इसकी उन्नत किस्मों का सवाल है, उसमें HC 136 हरियाणा के सभी सिंचित इलाकों के लिए इसकी सिफारिश करी गई है। यह लंबी, मिट्टी, रसदार, दरमियाने आकार के तने वाली किस्म है। इसके पत्ते काफ़ी लंबे और चौड़े हैं जो पकने पर हरे हैं। हरे चारे की औसत पैदावार करीब 200 से 240 क्विंटल प्रति किले तक मिल जाएगी, और दाने की 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ तक जो है पैदावार मिल जाएगी। इसका दाना सफ़ेद और मोटा है। इसी तरह एक और किस्म है HC 171। यह भी एक दरमियानी ऊंचाई वाली, मिट्टी और चौड़ी पत्तियों वाली किस्म है, और कई तरह की पत्तियों की बीमारियों के लिए रोगरोधी है, अच्छे गुणों वाली है।
यह किस्म लगभग 200 क्विंटल प्रति किले तक जो है हरा चारा दे देगी, 65 से 70 क्विंटल सूखा चारा दे देगी। दाने लगभग 5 क्विंटल तक मिल जाएंगे, जिनका आकार थोड़ा छोटा है, रंग में मटमैले सफ़ेद रंग के दिखाई देंगे और 110 से 112 दिन में जो है बीज से बीज के लिए पक के तैयार हो जाएगी। HC 260 भी एक लंबी बिना मिठास की लंबे और चौड़े पत्तों वाली किस्म है। यह 85 से 88 दिन में जो है पक के तैयार हो जाए और पकने तक हरी रहे, जो इसकी खासियत है। यह लाल पत्ती वाली बीमारियों के लिए रोगरोधी है और कड़बी के लिए बेहतर है। यह औसतन 180 से 200 क्विंटल प्रति किले तक जो है इसका हरा चारा और 70 से 75 दिन तक क्विंटल तक जो है सूखा चारा इसका मिल जाएगा। और जो अच्छी देखरेख करें तो इससे 6 क्विंटल प्रति किले तक जो है दाने के रूप में भी इससे ले सकते हैं। इसके दाना दरमियाने आकार का से लेकर बड़े आकार तक का दिखाई देगा और सफ़ेद रंग का होगा। इसी तरह एक और है स्वीट सूडान घास जो है, इसकी भी काश्त किसान भाई कर सके हैं। 3 से 5 कटाइयों में इससे 300 क्विंटल प्रति किले तक पैदावार मिल जाए। हरियाणा चरी 308 है, इसकी भी जो है गुणवत्ता बहुत अच्छी है। 215 क्विंटल प्रति किले तक इसका जो है हरा चारे के रूप में इस्तेमाल कर सके हैं और 115 दिन में जो है इसको पकने के लगेंगे और 6 क्विंटल तक बीज इससे मिलेगा। खेत को अच्छी तरह से तैयार करके उसके अंदर पहले पड़ेवा कर ले और फिर बराबर करके 2-3 जुताई करके इसकी बिजाई सीधी कर सके हैं। और इसके बीज के लिए 20 से 24 किलोग्राम जो है बीज पर्याप्त रहेगा। सूडान घास के लिए 12 से 14 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेगा और बिजाई 25 सेंटीमीटर के फासले पर लाइनों में करें या ड्रिल से पोरे की मदद से कर सके हैं। और जहां तक खाद का सवाल है तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 80 किलोग्राम किसान खाद 25% तक जो है वो इसमें पहले नीचे दे दें ड्रिल में। और इसके अलावा जहाँ ज़्यादा बरसात या सिंचित इलाके हैं तो वहाँ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वह बाद में भी खेतों में दी जा सके है ऊपर से। और 15-20 दिन के बाद जो है उसके अंदर जो है हल्की 1-2 नड़ाई गुड़ाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और शुद्ध चारा जो है किसान भाइयों को ज्वार के रूप में अपने खेतों से मिलेगा। तो भाइयों यह तो करी हमने चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत ज्वार की काश्त पे, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।